sp3d, यहां तक हो गया था VACPR में। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है कि अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, ऑक्टाहेड्रल करा दिया था क्या मैंने? sp3d2, sp3d2, अगर ये हाइब्रिडाइजेशन आता है और 6 मेरे पास जो है, अगर 6 बॉन्ड पेयर है, सपोज कोई लोन पेयर नहीं है, तो परफेक्ट ज्योमेट्री बनेगी, 6 बॉन्ड पेयर होंगे। देन हमारा जो शेप बनेगा 6 बॉन्ड पेयर में, आप एक परफेक्ट शेप ऐसे बनाओगे, 4 90 डिग्री पे एंगल, एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, लास्ट क्लास में बताया भी था मैंने आपको। और इस ज्योमेट्री को आपने नाम दिया था स्क्वायर बाइपिरामिडल। That shape is known as square bipyramidal, and other name of this shape is the octahedral. More popular name is the octahedral. That shape is known as octahedral. But अगर आपके 6 बॉन्ड पेयर की बजाय 5 बॉन्ड पेयर हों और सेंट्रल एटम पर 1 लोन पेयर आ जाए, तो यहां पर पिछली क्लास में आपने sp3d में जैसे स्टडी किया था, तो आज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन अगर आपके पास है, इफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट, अगर आपके पास ये वाला प्रेजेंट है हाइब्रिडाइजेशन, देन लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्डेड एटम, मल्टीपल बॉन्डेड एटम और लार्ज एटम ऑक्यूपाई एट, जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन था तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा था, लेकिन अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो लार्ज एटम या जो ज्यादा रिपल्सन करते हैं बेटा, वो सारे एटम आप रखोगे एक्सियल पोजीशन, ऑक्यूपाई एट एक्सियल पोजीशन प्रिफरेंसली। अब आपको ये शेप बनाना हो हाइब्रिडाइजेशन वाला sp3d2 वाला, देखो अब 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर को प्रेफरेंसली हम एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे, मतलब ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। देखो आप, जो ये सेंटर पॉइंट है तो लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे रखो, बाकी बॉन्ड बना दो, तो बाकी ये बॉन्ड आ जाएंगे ये वाले, तो ये शेप बन जाएगी। अब ये एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, बिकॉज ये रिपल्सन करेगा, तो ये रिपेल होंगे, तो 90 डिग्री का नहीं होगा ये। और इस शेप को बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, एक ही पिरामिड रह गया, तो स्क्वायर पिरामिडल, तो स्क्वायर पिरामिडल आप बोल सकते हो इसको। अगर आपके पास 5 बॉन्ड पेयर की बजाय 4 बॉन्ड पेयर आ जाए और 2 लोन पेयर आ जाए, तो आपके सेंटर एटम पर 2 लोन पेयर आ जाएंगे, एक ऊपर लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे, एक नीचे, तो ये वाला स्ट्रक्चर फिर बैलेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा इस वाला, इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो आपने अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करना है तो उसमें 3 टाइप की शेप पॉसिबल है, या तो आपका 6 बॉन्ड होंगे तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, अगर 5 बॉन्ड होंगे तो स्क्वायर पिरामिडल होगा, और अगर 4 बॉन्ड होंगे तो स्क्वायर प्लेनर होगा। तो स्क्वायर प्लेनर होगा, जैसे आप मान लो अपने, तो एक दो एग्जांपल करते हैं कल की तरह है। सपोज हमें ये स्ट्रक्चर बनाना है, सपोज ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ XCF4, draw the structure of XCF4 and calculate the number of lone pair, जैसे कल क्वेश्चन कर रहे थे आप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोन पेयर इन वन XEF4 स्पीसीज। तो बेटा सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, XEF4 है आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, जीनोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 + 4 तो बाई 2, तो आ गया 6 वाला हाइब्रिडाइजेशन आपका आएगा sp3d2। बट देखो फ्लोरीन 4 है, तो 4 ही फ्लोरीन है, तो 4 बॉन्ड आ गया आपके, तो इसका मतलब सेंट्रल एटम पर 2
लोन पेयर आ गए, तो 2 लोन पेयर आ गए, तो इसमें एक्सियल पोजीशन पर लोन पेयर आपको प्रेफरेंसली रखना है, तो ऊपर नीचे लोन पेयर रखोगे आप और एफ इधर रखोगे आप, तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। लेकिन टोटल लोन पेयर काउंट करने हैं तो फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होंगे, वो भी काउंट करोगे आप साथ में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो 3 लोन पेयर फ्लोरीन के पास रहेंगे ही। तो टोटल आपके 3, 3, 6, 6, 12, 13, 14 लोन पेयर आ जाएंगे। 14 लोन पेयर, सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर, ये वाले और ये वाले, साइड एटम पे भी लोन पेयर है, तो टोटल आपने जो है वो देना है। ऐसा ही कोई सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप निकाल सकते हो। जैसे ये एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे एज एग्जांपल XeOF4 दे दिया मुझे, XeOF4 दे दिया, तो XeOF4 हाइब्रिडाइजेशन निकालो। नहीं, XeO4 में तो हाइब्रिडाइजेशन ये वाला नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो हो जाएगा 8 आ जाएगा। देखते हैं, Xe जिनोन आ गया 8, ये आ गया 4/2, कितना आ गया 8 4/2, तो 6 आ गया। 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब लेकिन 6 में देखो, एक डबल, एक आपके पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, जाएगा जाएगा, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा और 4 आपके पास सिंगल बॉन्डेड फ्लोरीन है, और इसका मतलब 4 और 1 5, तो एक लोन पेयर हो जाएगा सेंट्रल एटम पर। अब प्रेफरेंसली सबसे ज्यादा पहले सबसे ऑक्सीजन को रखोगे एक्सियल पोजीशन पे, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे लोन पेयर रखोगे एक्सियल पोजीशन पे, बाकी जो बच जाएगा फिर हम जो जगह बचेगी वहां रखेंगे। तो एक्स, तो सबसे पहले देखो ऑक्सीजन आ गया ओ, फिर एक लोन पेयर आ गया, बाकी फ्लोरीन आ गया, तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा XeO4 का, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम कंप्लीटली किसी का भी, जो कल की क्लास देखी, इससे पिछली क्लास देखी और आज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, क्वेश्चन जरूर आता है, जो आपका कोई भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज वेरी important topic, or you will find at least 1 or 2 क्वेश्चन मस्ट इन योर एग्जाम। तो आपके ये जो है, इस टाइप से आप हाइब्रिडाइजेशन और शेप्स निकालते हो। हाइब्रिडाइजेशन और शेप्स निकालने के बाद फिर हमें क्या आएगी, जब शेप पढ़ लेते हैं तो फिर हम कैलकुलेशन करनी होती है बॉन्ड ऑर्डर की। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर मतलब 2 एटम के बीच कितने बॉन्ड होंगे जो शेप बनेगी। ये कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर आप 2 टाइप से कर सकते हो। 2 थ्योरी है हमारे पास, एक है फ्रॉम एमओटी। ये एमओटी जो होती है ये डाई एटोमिक स्पीसीज के लिए है, और डाई एटोमिक स्पीसीज, if we have diatomic species then we can use MOT, molecular orbital theory. And second one is the from resonance theory. रेजोनेंस थ्योरी, इसमें डाई से ज्यादा एटम हो तो पॉलीफोर, पॉली एटोमिक स्पीसीज, पॉली एटोमिक स्पीसीज का रेजोनेंस से देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर बीओ, और एमओटी थ्योरी जो है वो इससे देखेंगे। तो पहले हम लेते हैं एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि आपने एक एटम पढ़े थे, एटम के जो एनर्जी लेवल थे वो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल थे। ऐसे ही जब आप मोलिक्यूल बनाओगे तो ये थ्योरी बिल्कुल अलग बात करती है, कहता है मोलिक्यूल जब बनते हैं तो मोलिक्यूल के एनर्जी लेवल अलग होते हैं और उनको हम मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल of different atom are combined by, एक थ्योरी है, लीनियर combination of atomic orbital, linear combination of atomic
ऑर्बिटल, ये थ्योरी है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इस थ्योरी को बोलते हैं LCAO, linear combination of atomic orbital. According to this theory, atomic orbital of different atom are combined by linear combination of atomic orbital and to give new polycentric molecular orbital in same number in molecule. कहता है जो इस नई थ्योरी है, इसके अंदर अगर आपका पास मोलिक्यूल बन रहा है तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके अपना आइडेंटिटी जो है वो लूज कर देंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे और न्यू जो आपके पास ऑर्बिटल देंगे। सपोज जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एज एग्जांपल, अच्छा एक चीज और लिख देता हूं फिर बताता हूं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इन मोलिक्यूल्स आर ऑफ थ्री टाइप। मोलिकुलर ऑर्बिटल जो बनेंगे वो थ्री टाइप्स के होंगे। थ्री टाइप क्या होंगे? एक को बोलोगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो होते हैं जिनकी एनर्जी जो होगी वो कंबाइनिंग ऑर्बिटल से लेस होगी, एनर्जी तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी लेस देन दैट ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां भी मैं AO लिखूं, AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, और जहां मैं MO लिखूं, MO का मतलब है बेटा मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, अगर कंबाइन होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी बन रही है तो ऐसे वाले ऑर्बिटल को बॉन्डिंग बोलेंगे, BMO भी बोल सकते हो, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। दूसरे टाइप के वाले बन भी सकते हैं, नहीं भी बनेंगे, ये होते हैं नॉन बॉन्डिंग, ये जरूरी नहीं है कि बने, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बट बन सकते हैं। तो इनकी जो एनर्जी है, एनर्जी इक्वल होगी देन दैट ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन कहने का मतलब एनर्जी उतनी ही रही जितनी कंबाइन होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की है, तो आप नॉन बॉन्डिंग बोलोगे। और तीसरे टाइप के जो होते हैं उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ग्रेटर देन होगी दैट ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको ये कहता हूं कि नॉन बॉन्डिंग बन भी सकता है मे और मे नॉट, जरूरी नहीं है बने मे और नॉट, लेकिन ये जरूर बनेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आपका मस्ट रहता है मॉलिक्यूल में। सपोज वो क्या कहना चाहता है, एज एग्जांपल देखो, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है बेटा कि मैं आपको ये कह दूं कि एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा भी हाइड्रोजन एटम है, और ये दोनों मिलके H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये तो है एटम, ये भी बेटा है एटम, और ये जो बीच में बनाया ये है मॉलिक्यूल। तो इस एटम में एनर्जी लेवल होंगे, जैसे एटम का एनर्जी लेवल देखूंगा तो 1s1, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इधर भी हाइड्रोजन का देखूंगा, इसका भी 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये जो है एटम के अंदर है, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर के एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करके एक की एनर्जी उसको बनाने वाले से कम बनेगी, उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी कम हो गई, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। और जिसकी एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ गई, बनाने वालों से ज्यादा होगी, इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। हमेशा क्या होता है, एस और एस ऑर्बिटल मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्डिंग का नाम रखेंगे सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग का नाम रख लेंगे सिग्मा स्टार। तो ये जो बीच में बनाए हैं ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, तो इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो दोनों आपके यहाँ आ जाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हो बीच वाला सीन जो देख रहे हो,
ये बीच वाला जो है मोलिक्यूल है, तो मोलिक्यूल के अंदर अब जो है नए ऑर्बिटल होते हैं। तो एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, तो इट मींस क्या पॉइंट आया, इट मींस molecule contain energy level which are known as molecular orbital, MO। जो मोलिक्यूल के अंदर एनर्जी लेवल होते हैं उसको मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं। एटम के अंदर जो पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा वो एटॉमिक ऑर्बिटल थे अकॉर्डिंग टू MOT। दूसरी बात क्या है इसमें, इस दूसरा पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल atomic orbitals lose their identity। एटॉमिक ऑर्बिटल, अब देखो अंदर यहां बीच में मोलिक्यूल में देखोगे तो 1s कुछ नहीं आएगा, अब सिग्मा सिग्मा बन गए, तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि देखो अब दोनों में फर्क क्या है, वीबीटी और एमओटी में। वीबीटी क्या कहती थी, वीबीटी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बेटा बॉन्ड बनता था वो ऐसे होता था, एक एटम ये दूसरे एटम के बीच फिर अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके ओवरलैपिंग करते थे, थोड़ा सा पार्ट पार्शियल मिक्सिंग करके यहाँ बॉन्ड बना लेते थे। मतलब इसके अकॉर्डिंग एच और एच मिलके एच एच बनाते थे, तो एटम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे थे। ये तो है वीबीटी, ये है अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी। लेकिन अब जो हमारी एडवांस थ्योरी एक और आ गई, एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी क्या कहती है कि ये और ये दोनों मिक्स होकर नई चीज बन जाएगी, ये और ये मिक्स होके नई चीज बन जाएगी ऐसे। तो ये नई चीज बन गई है, इसके अकॉर्डिंग ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम मिलके नई चीज बना देंगे H2, ये चीज है। और यहां पर देखो दोनों एच एच अलग अलग सेपरेट दिखा रहे हो, मतलब अपनी एटम आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे हैं। यहां पर H2 बन गया, एच एच रहे ही नहीं, H2 बन गया, इसका मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। तो एनीवे आपको वेरी सिंपल वे, अब मैं पॉइंट पॉइंट पहुंचाता हूँ सिंपल वे में, कि जब भी कोई मोलिक्यूल बनता है तो जो उसके अंदर एटम्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, उनके एनर्जी लेवल कंबाइन होकर नए टाइप के एनर्जी लेवल बनाते हैं, उसको हम मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं। एनर्जी के बेस पर ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग और मोलिकुलर ऑर्बिटल हो सकते हैं आपके। अब आपको एक चीज याद करा रहा हूं कि जो जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल आपने याद करने हैं। मोलिक्यूल में कौन से एनर्जी लेवल होते हैं? सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, इससे ऊपर वाला छूट गया था बहुत सा, ऊपर। ये वाला बेटा, हाँ नीचे थोड़ा सा बस, यस ये वाला। हाँ सर हो गया। हाँ बेटा, अब क्या है कि इसका मतलब अब ये सारी थ्योरी हमने पढ़ ली, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चनिंग पर कि क्वेश्चन, हमारा मेन पॉइंट है कि क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले एनर्जी, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी है वो सीखनी है। तो आप पहला करोगे पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ energies of molecular orbital in हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है सारे देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन तक के लिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल इन स्पीसीज के लिए है, इन इनमें इसका ऑर्डर याद करना है। देखो बेटा, सबसे कम एनर्जी आएगी सिग्मा 1s, उससे ज्यादा एनर्जी आएगी सिग्मा स्टार 1s की। सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s। फिर इससे ज्यादा एनर्जी बेटा आएगी सिग्मा 2s, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल याद करने हैं आपको। उससे ज्यादा एनर्जी आएगी सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर एनर्जी आएगी दो ऑर्बिटल की एक जैसी, वो होंगे 2px और पाई 2py। 2px और 2py दोनों पाई वाले ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होगी।
उससे ज्यादा फिर एनर्जी होगी सिग्मा 2p z की। उसके बाद फिर एनर्जी आएगी स्टार वालों की। फिर देखो, फिर एनर्जी दोगे आप, एनर्जी पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, फिर इन दोनों की इक्वल आएगी। और सबसे ज्यादा एनर्जी आएगी सिग्मा स्टार 2pz की। ये सीक्वेंस याद करना बेटा आपको, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, कहां तक, नाइट्रोजन तक के लिए। दो केस हैं आपके, एक केस नाइट्रोजन तक के लिए करना है, एक नाइट्रोजन के बाद वालों के लिए। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2s, उससे ज्यादा पाई 2px, लेकिन पाई 2px और पाई 2py दोनों की एनर्जी बराबर। फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, दोनों की एनर्जी इक्वल। लेकिन यही केस सेकंड आपने जो करना है, फिर उसमें आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इन, जो बाकी रहेगी नाइट्रोजन के बाद देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन के लिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियो, इन तीन के लिए आपका ऑर्डर चेंज होगा। उसमें एक फर्क आएगा कि यहाँ जो 4 सिग्मा है वो 4 तो आएंगे, फिर एक सिग्मा और पहले आ जाएगा, तो उसका ऑर्डर आपको याद करना है। मतलब आपका मेन काम की चीज है जो ये दोनों केस बता रहा हूं आपको, ये ऑर्डर आपको यू हैव टू लर्न वेरी वेल। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। और यहां पर डिफरेंस है, यहां सिग्मा 2pz पहले आएगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियोन के लिए सिग्मा 2pz पहले आएगा, फिर आएंगे आपके पाई 2px, वो इक्वल है पाई 2px पाई 2py। सिग्मा पहले आ चुका है, तो फिर आ जाएंगे पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py का एनर्जी बराबर, और सबसे ज्यादा सिग्मा स्टार 2pz का एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा। तो एक ही डिफरेंस है कि आप नाइट्रोजन तक देखोगे तो 4 सिग्मा आएंगे पहले, लेकिन नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन वालों के लिए देखोगे तो पहले 5 सिग्मा आएंगे एनर्जी वाले, एक सिग्मा जो बाद वाला है वो पहले आ जाएगा। तो ये ऑर्डर याद करने के बाद आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, देखो चीजें। अगर आपको ये ऑर्डर याद हो गया तो एक आप निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट था बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहते थे। तो नॉट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए अपॉन 2। यहाँ पर हेयर एन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बी का मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और एन ए का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग में आपको बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। दूसरी चीज क्या निकाल सकते हो इससे, कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन देखोगे आप, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन देखोगे, नोट नंबर 2, तो पैरामैग्नेटिज्म हो जाएगा। तो पैरामैग्नेटिज्म देख सकते हो, पी से लिखेंगे पैरामैग्नेटिज्म को। ये कब होगा, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसका मतलब है पैरामैग्नेटिज्म है। और डायमैग्नेटिज्म डी से लिखेंगे, तो इसमें क्या होगा, एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिज्म, नहीं तो डायमैग्नेटिज्म। तीसरी बात, बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना सीख गए आप, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद फिर क्या करोगे, इस पॉइंट पे भी बेटा एक क्वेश्चन आता है आपका। आपका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, या जिसको आप स्टेबिलिटी बोलोगे, वो इंक्रीज होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है दो एटम के बीच जितने ज्यादा बॉन्ड बनते हुए दिखें, उतने दोनों एटम पास में आएंगे और बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाएगी। इफ बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, इफ बॉन्ड ऑर्डर आर सेम, मान लो दो स्पीसीज के सेम आ रहे हैं, देन भी आप देख सकते हो कि जिसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मतलब एन ए ज्यादा होंगे,
नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होने से स्टेबिलिटी कम होती है, तो उसकी स्टेबिलिटी आप कम करोगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो जिसका नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम आएगी। देखो अब इस पर हम अप्लाई करते हैं जो चीज पढ़ी है। एक बार रिपीट कर दो बेटा, मोलिक्यूल के अंदर कौन कौन से टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं? मोलिक्यूल में कौन कौन से मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, रिपीट करो, फिर एप्लीकेशंस करते हैं इसकी, बोलो, रिप्लाई करो बेटा। मोलिक्यूल के एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं? अगर एग्जाम में आ गया तो क्या बोलोगे? मोलिक्यूल के जो एनर्जी लेवल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बोलोगे, बिल्कुल ठीक है। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का ऑर्डर क्या होता है एनर्जी का? तो आप कहोगे कि नाइट्रोजन के लिए अलग होगा और नाइट्रोजन के बाद वालों के लिए ऑर्डर अलग होगा। नाइट्रोजन वालों के लिए जो मैंने अभी बताया आपको, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। और अगर ऑक्सीजन वालों के लिए करना है तो सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा पाई वालों से। इन सब चीजों का एप्लीकेशन आप बना सकते हो, आप अब आपके एग्जाम के क्वेश्चन जो है वो दे सकते हो आप। सपोज मुझे ये पता करना है कि ये प्रॉब्लम आ गया, He2 इज एग्जिस्ट और नॉट, ये पता करना है मुझे, इज एग्जिस्ट और नॉट। तो मैं क्या करूंगा, इसका मैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा। He2 में टोटल इलेक्ट्रॉन, एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 2 इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा? 4। हीलियम के अंदर He2 के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं क्या ऑर्डर लिखूंगा, सबसे नीचे होता है सिग्मा 1s, उसके ऊपर आता है सिग्मा स्टार 1s मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2 और 2 4 है, तो 1 2 3 4। आगे जरूरत ही नहीं है तो मैं आगे सोल्व नहीं करूंगा, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लूंगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया देखो, 2 इसके अंदर आ गए, बॉन्डिंग में है 2 और 2 एंटी बॉन्डिंग में है, तो 2 माइनस 2 अपॉन 2 कितना आंसर आ गया बेटा? देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर बेटा? 0 आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसका मतलब He और He आपस में अटैच ही नहीं होंगे, अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो इसका मतलब इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0 इट मीन्स He2 इज नॉट एग्जिस्ट, He2 मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, नॉट एग्जिस्ट। तो किसी का अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो चीज जो है वो नहीं बनेगी। तो बॉन्ड ऑर्डर कुछ आना चाहिए तब भी उसके बीच हम कहेंगे कुछ अट्रैक्ट, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब एक अट्रैक्शन है। सपोज दूसरा केस देखो, फिर मान लो मैंने आपको दे दिया C2 मॉलिक्यूल बेटा, C2 मॉलिक्यूल, मैंने पूछ लिया कि C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। देखो कभी देखा है बेटा C2 मॉलिक्यूल? जैसे N2 पढ़ा है, O2 पढ़ा है, कभी C2 देखा है बेटा? नो सर। नहीं देखा ना। अब हम एमओटी से पता करते हैं कि C2 एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो बेटा, एक कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 कार्बन में 6, 1 कार्बन में टोटल कार्बन में इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो 2 है तो 6 और 6 कितना हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास? 12 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब एनर्जी लेवल लिखो इसके, सबसे कम एनर्जी वाला होगा सिग्मा 1s, उससे ज्यादा एनर्जी वाला सिग्मा स्टार 1s, फिर एनर्जी देखो सिग्मा 2s, उससे ज्यादा एनर्जी वाला सिग्मा स्टार 2s, कार्बन तक फिर पहले आएंगे पाई 2px और पाई 2py, दोनों की एनर्जी बराबर, इससे ज्यादा एनर्जी वाला सिग्मा 2pz। आगे जरूरत नहीं है तो यहीं तक रोक देते हैं एक बार। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, देखो अब इलेक्ट्रॉन फिल करो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और यहां तक ले आए। सपोज अपने इलेक्ट्रॉन देखो 12 फिल करने, तो ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर आओ, दोनों की एनर्जी बराबर है पाई वालों की, तो 9, फिर हुंस रूल फॉलो करोगे 10 11 12, पूरा हो गया ही। अब एक काम कर सकते हो, जैसे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो वैसे निकालो, लेकिन एक काम और कर सकते हो कि जहां कैंसिल आउट है वो कैंसिल आउट भी कर सकते हो। जैसे ये कैंसिल कर सकते हो, सिग्मा में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में छोड़ सकते हो आप, इसको छोड़ दो। इधर भी छोड़ सकते हो आप,
बॉन्ड ऑर्डर जल्दी निकालने के लिए, काउंट कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी निकालने के लिए छोड़ सकते हो, ये एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग कैंसिल कर रहे हैं। अब यहाँ आ जाओ, तो यहाँ हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये भी पाई 2p x में, ये पाई 2p y में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखो बॉन्डिंग में कितने लिख सकता हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग, ऊपर है ही नहीं कोई इलेक्ट्रॉन, दिख ही नहीं रहे, 0/2, तो 4 - 0/2 कितना बॉन्ड ऑर्डर आया देखो बेटा, अब बॉन्ड ऑर्डर C2 मॉलिक्यूल का कितना आया, 2। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, हमारे प्लेनेट पे नहीं है लेकिन सन स्टार वहां जो है वो C2 मॉलिक्यूल मिल सकते हैं, मिलते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर 2, तो C2 एग्जिस्ट करेगा पहली बात, और C2 एग्जिस्ट करेगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब बीच में 2 बॉन्ड के बराबर का अट्रैक्शन होगा उसमें C2 मॉलिक्यूल में, तो C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो C2 मॉलिक्यूल इज एग्जिस्ट, C2 मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट, तो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, कैन एग्जिस्ट। और उसमें देखो 2 बॉन्ड आ रहे हैं, तो 2 बॉन्ड कौन से आ रहे हैं ये चेक करने के लिए इधर आ जाओ। बॉन्ड बनाने के लिए देखो यहां से बनाया बॉन्ड आपने, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो कौन से वाले बॉन्ड है, सिग्मा है या पाई है, इधर ध्यान दो, क्या दिख रहा है आपको, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी पाई के अंदर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी पाई है, ये भी बॉन्डिंग वाले पाई, ये भी पाई। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ दोनों पाई पाई वाले हैं, तो दोनों ही बॉन्ड पाई बनेंगे। ये बात वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करता था, वीबीटी कहता था कि पहला बॉन्ड हमेशा आपका कौन सा बनेगा, सिग्मा बनेगा, लेकिन ये थ्योरी कहती है कि कोई जरूरी नहीं है कि पहला सिग्मा बने, हो सकता है कि दोनों ही पाई बन जाएं। तो ये इसका एग्जाम्पल पड़ा है, पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ ये। तो C2 मोलिक्यूल कैन एग्जिस्ट एंड इट हैज 2 pi bond, it has 2 pi bond between 2 carbon। तो ये थ्योरी वीबीटी से अलग है, ये पॉइंट देखो वीबीटी से एक अलग पॉइंट आ गया। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या होता था, नॉट लिख देते हैं फिर, नॉट अकॉर्डिंग टू वीबीटी फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 atom is always sigma bond, but and then pi bonds are formed, but according to MOT, without sigma bond pi bond can form, बन सकता सर एमओटी क्या है? है एमओटी है एमओटी एमओटी क्या है बेटा, पूरा टॉपिक चल रहा है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओ सर अकॉर्डिंग टू MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विदाउट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैन फॉर्म। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग तो नहीं बन सकता था पाई बॉन्ड सिग्मा से पहले, लेकिन MOT के अकॉर्डिंग बनता है, और इसका एग्जांपल आप देख रहे हो C2 मॉलिक्यूल। तो C2 मॉलिक्यूल में आपने ये देखा। अब मुझे आप बना के दिखाओ N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर बना के दिखाओ बेटा, N2 मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर देखो ऊपर वाले में निकाला है, बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ आप मैग्नेटिज्म भी देख सकते हो। देखो C2 मॉलिक्यूल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड हैं, तो ये जो स्पीसीज है बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है और डायमैग्नेटिक है। C2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है। N2 मॉलिक्यूल सोल्व करके बताओ बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालो और डाया पैरामैग्नेटिज्म पता करो क्या आ रहा है। पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाओ N2 मॉलिक्यूल में। इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है आप लोगों का टोटल? 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना टोटल। उसको अरेंज करके देखो और एनर्जी लेवल ऑर्डर में रख के अरेंज करके देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना सीखोगे। नहीं बेटा 1 तो गलत है सर 3 आ रहा है। 3 सही है बेटा, 3 आ रहा है, 3 सही है। देखो
गलती कहाँ हुई आपसे, इसका मतलब अभी भी गलती कर रहे हो आप इतने एग्जाम्पल के बाद। N2 मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 और 7 कितना हो गया बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी ऑर्डर बताओ। देखो सबसे पहले सिग्मा 1s, उससे ऊपर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर N2 तक है तो पहले पाई 2px और पाई 2py इक्वल एनर्जी वाले आएंगे, फिर सिग्मा 2pz आएगा, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py आएगा, और सबसे ज्यादा एनर्जी वाला सिग्मा स्टार 2pz आएगा। अब मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो टोटल मेरे पास है 14 इलेक्ट्रॉन, तो मैं रखना स्टार्ट करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों की एनर्जी इक्वल है पाई वालों की, तो 9 10 11 12 13 14, ये आगे टोटल इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब देखो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ये स्टार्टिंग वाले कैंसिल करते जाओ, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। ऊपर वालों से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बाई 2। तो बॉन्डिंग में देखो एक ये रहे 2, 1 2 ये भी बॉन्डिंग है, 3 4 ये भी बॉन्डिंग है, 6। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1 2 3 4 5 6। एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाला सारा खाली पड़ा है, 0/2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 3। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, नाइट्रोजन के दो नाइट्रोजन एटम के बीच बॉन्ड 3 आएंगे, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। अब 3 में हमें देखना है कौन कौन से टाइप के बॉन्ड है, तो चेक करो, लेट चेक। देखो ये वाला देखोगे पाई आ रहा है, ये पाई है। ये वाला देखोगे पाई आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पाई में। और ये वाला देखोगे सिग्मा आ रहा है, तो इसका मतलब एक सिग्मा हो गया, 2 पाई हो गई, तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो गए हमारे पास। तो एन और एन के बीच बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। अब दूसरी बात देखो कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड हैं, कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखाई दे रहा। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आ रहे हैं, तो नाइट्रोजन जो होगी वो आपकी डाया मैग्नेटिक स्पीसीज होगी, डाया मैग्नेटिक स्पीसीज होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आया इसका N2 का। तो जहां कहीं भी, अब ये एक ट्रिक सीख लो, जहां कहीं भी बॉन्ड ऑर्डर 14 आता है, इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं, जहां भी इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा आपका 3 रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर आपका निकाल के देखोगे तब भी आपका 3 आएगा। जैसे देखो और टाइप के प्रॉब्लम क्या आएंगे, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि इनको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज in increasing order of their stability and also explain their magnetic behavior, ये मैग्नेटिज्म। और ये स्पीसीज हमें दे दी बेटा, ये जो मैं स्पीसीज दिया है, ये स्पीसीज दिया है N2 2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, N2 N2 नेगेटिव और N2 2 नेगेटिव, सीक्वेंस में दे दिया मैंने ऐसे, N2 2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, N2 N2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे इसको, पूरा भी करोगे लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने क्या बताया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है बेटा। अब ये पढ़ रहे हो तो ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कि बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, 14। तो 14 देखो एन, यहां पर इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें N2 पॉजिटिव एक कम हो गया, 13 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 कम हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन है। इधर आ जाओ, N2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो बेटा 15 इलेक्ट्रॉन है, N2 2 नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो 16 इलेक्ट्रॉन। अब जहां कहीं भी 14 देख लो आप, तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आप बॉन्ड ऑर्डर 3 लगा दो उसको।
और जनरली क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होता है, एक एग्जांपल को छोड़ के सारे केसेस में बॉन्ड ऑर्डर जो रहेगा, बिकॉज एक्सिस 3 होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर जो अट्रैक्शन है वो 3 बॉन्ड का ही रहता है मैक्सिमम। तो आप दोनों साइड चले जाओगे तो 0.5 दोनों साइड कम करते जाओ, उतना ही आएगा आंसर। तो N2 का 3 आ गया, तो 15 वाले का 2.5, इधर भी इस तरफ चले जाओगे फिर 1.5 कम कर दो, और बैक साइड में चले जाओगे तब भी आप 0.5 कम करते हैं ना, बॉन्ड ऑर्डर उतना ही आना है, 2.5 तो ये देखो सबका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर 14 वाले का आप याद कर लो कि बहुत इजी हो जाएगा काम आपके लिए, और क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में, कंपटीशन में होना ही है एग्जाम। तो N2, या ये कहो कि आपके पास इफ यू हैव 14 इलेक्ट्रॉन देन योर बॉन्ड ऑर्डर इज ऑलवेज 3। 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और 3 से दोनों साइड चले जाओगे तो 0.5 का डाउन चलता जाएगा, उससे आपका बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट याद हो जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर ये आ गया आपके पास सपोज, अब हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो मैंने क्या बताया था, देखो आपको, जब आपके बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए देन, वैसे तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो फिर क्या देखना था, मैंने क्या बताया था आपको, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखने थे। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो ये कह दो कि नेगेटिव वाला अनस्टेबल है। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो नेगेटिव स्पीसीज, क्योंकि नेगेटिव का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग वाले, तो नेगेटिव स्पीसीज अनस्टेबल है। तो अब बताओ इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ मुझे क्या आएगा, सबसे कम कौन स्टेबल होगा बेटा बताओ, सबसे कम। सर N2 फिर ऊपर 2 माइनस। आप देखोगे कि बॉन्ड ऑर्डर N2, 2 नेगेटिव का भी 2 है, N2 2 पॉजिटिव का भी 2 है। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है देन हम ये चेक करते हैं कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें 12 आ रहे हैं, इसमें 16 है, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसी में ज्यादा होंगे। और इससे भी इजी वे मैंने बता दिया, आपका आंसर आ जाना चाहिए था बड़ी जल्दी, जब मैंने कह दिया कि बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो कैटायन स्टेबल होगा, एनायन अनस्टेबल होगा। एनायन में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे कम जो स्टेबिलिटी आएगी वो N2 2 नेगेटिव की आएगी। उससे ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी होगी, देखो बताओ, N2 2 नेगेटिव से ज्यादा किसका होगा स्टेबिलिटी, N2 2 प्लस। N2 2 प्लस, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम था। अब आ जाओ उसके बाद किसकी स्टेबिलिटी आएगी, देखो फिर N2 माइनस। N2 माइनस, क्योंकि N2 माइनस का भी 2.5 है, N2 प्लस का भी 2.5 है। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो जो नेगेटिव होगा वो अनस्टेबल, पॉजिटिव होगा वो स्टेबल, तो 2.5 N2 नेगेटिव पहले आ जाएगा। इससे ज्यादा स्टेबल होगा N2 प्लस, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर N2 को आ रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी N2 की। तो इधर से इधर जाऊंगा तो मैं ये स्टेबिलिटी इंक्रीज ऑर्डर आ गया, एग्जाम में आएगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज ऑर्डर कर दोगे। दूसरी चीज देखो, अभी आपने नाइट्रोजन वाला डायग्राम किया, ऊपर वाला, नाइट्रोजन में अनपेड इलेक्ट्रॉन था या नहीं था कोई N2 में, ये देखो नो सर। कोई नहीं था। तो नहीं था तो इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक था N2। अब जरा सोचो कि N2 पॉजिटिव अगर आ जाए, N2 पॉजिटिव, तो N2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो ये डायमैग्नेटिक बनेगा या पैरामैग्नेटिक, N2 पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इधर देखो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सबसे ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सिग्मा वाला, ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो इसका मतलब N2 पॉजिटिव पैरा हो गया। N2 2 पॉजिटिव, देखो N2 2 पॉजिटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पैरा बनेगा या डाई बनेगा। अब देखो यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो फिर सारे इलेक्ट्रॉन पेड हो जाएंगे, फिर डी आ गया। अब आ जाओ N2 नेगेटिव, अगर एक इलेक्ट्रॉन और देंगे तो बताओ, देखो पैरा बनेगा या डाया बनेगा। N2 नेगेटिव, ऊपर वाला देखो MOT डायग्राम देखो आप, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, अगर आपको N2 नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देना, पैरा होगा। और N2 2 नेगेटिव होगा तो फिर वो भी पैरा होगा, क्योंकि फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर देना पड़ेगा आपको, N2 2 नेगेटिव भी पैरा ही होगा। तो आपके पास N2 नेगेटिव भी पैरा आया और N2 2 नेगेटिव भी पैरा आया। अब मैं आपको इसको ट्रिक से सिखा रहा हूं कि आपको एग्जाम के लिए डायरेक्ट याद करना, इतना बना के कैसे देखोगे। तो ये ट्रिक याद रखना, dp² p, dp² p, dp² p का मतलब पहला डायमैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, फिर डायमैग्नेटिक, फिर पैरामैग्नेटिक, और लास्ट वाला पैरामैग्नेटिक, सीक्वेंस में रखेंगे तो N2 2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, N2 N2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव, तो dp का स्क्वायर p, इससे याद रखना। तो dp का स्क्वायर p नाइट्रोजन के लिए, तो उससे आपका ये एक्सप्लेनेशन आ जाएगा।
क्लियर बेटा, किसी को कोई डाउट? चलूं आगे? यस सर। अब देखो, अब सपोज मैंने आपसे पूछ लिया ऑक्सीजन वाला एग्जांपल, O2 का बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिज्म बताओ। O2 का ध्यान रखना, ऑक्सीजन वालों में एक चेंज आ जाता है ऑर्डर में। O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिज्म निकालो, करो ट्राई। O2 मॉलिक्यूल, सर स्क्रीन थोड़ा नीचे कर दीजिए। हो गया सर। O2 मॉलिक्यूल का निकालो बेटा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिज्म निकालो, क्या आएगा? तो सबसे पहले, अब देखो मैंने कम से कम 7-8 एग्जाम्पल शेयर कर दिए हैं, आंसर आने चाहिए। आपका स्पीड स्लो रहता है बहुत ज्यादा। O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल में देखो एक ही बच्चा, वो एक दो बच्चे आंसर देते रहते हैं, बाकी चुपचाप बैठे रहते हैं सारे ऐसे, है ना? क्या उससे सर क्या 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? सर 2। 2 बॉन्ड ऑर्डर, O2 बॉन्ड 2। ऑर्डर। बिल्कुल सही है बेटा। पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? सर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, गुड बेटा, पैरामैग्नेटिज्म आएगा। तो देखो अब इसमें O2 है, तो O2 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8, और सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां से एमओटी डायग्राम में एनर्जी लेवल बनाओ। पहला है सिग्मा 1s, दूसरा है सिग्मा स्टार 1s, फिर है सिग्मा 2s, फिर आता है सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद पहले सिग्मा 2pz आता है, क्योंकि ऑक्सीजन वाले केस में चेंज हो जाता है, सिग्मा 2pz पहले आएगा, फिर आएगा आपका पाई 2px और पाई 2py, फिर आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर आएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। तो इसमें अगर हम एनर्जी रखेंगे, देखो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गया हमारे। जहां जरूरत होगी वहां तक देख लेंगे हम। तो देखो अब टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14। अब इधर देखो 15 और 16, एक एक, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर थी तो हुंस रूल फॉलो करना था। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहां से हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं, ऊपर वाले से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर में देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो कितने आ रहे हैं बेटा, बॉन्डिंग बोलो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 6। 6 लेंगे हम, नीचे कैंसिल आउट कर चुके हैं 6, 2 इधर 2 इधर और 2 इधर 6। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो ऊपर वालों में रखे हुए एंटी बॉन्डिंग 2, 6/2/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया देखो, बॉन्ड ऑर्डर 6 - 2, तो 4/2 मतलब 2 आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, तो 2 बॉन्ड है। अब 2 बॉन्ड है तो वो हैं कौन से वाले, जरा देखो। अब देखो ये जो एंटी बॉन्डिंग है स्टार वाला, ये स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो गए। तो बच्चे कौन कौन से हमारे पास, एक ये बच गया पाई वाला, एक ये बच गया सिग्मा वाला। तो मतलब यहां से एक सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, एक पाई, ऊपर वाले कैंसिल हो गए, 2 ऊपर वाले, नीचे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो हमारे पास एक सिग्मा बन गया, एक पाई बॉन्ड बन गया। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच हमारे पास 2 बॉन्ड बनेंगे, 2 में एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। अब आता है दूसरी बात, पैरामैग्नेटिज्म। सो एक ये वाला पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आपने सिग्मा पाई निकाला, ऊपर ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं आपने, ऊपर ऊपर, और वो कौन से वाले ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग में है 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग ऊपर ऊपर एंटी बॉन्डिंग। तो 2 एंटी बॉन्डिंग वाले, ये 2 एंटी बॉन्डिंग वाले 2 बॉन्डिंग वालों के साथ कैंसिल हो गए, अच्छा पाई कैंसिल हो गए। तो बचे कौन से, ये बॉन्डिंग वाले बच गए, पाई वाला बॉन्डिंग,
और ये Yes. सिग्मा वाला बॉन्डिंग, तो एक दो इलेक्ट्रॉनों का मतलब एक बॉन्ड मानते हैं हम, तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक पाई Pi. बॉन्ड बन गया। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। दूसरी बात देखोगे, इस स्पीसीज में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो O2 मॉलिक्यूल contain 2 unpaired electron, 2 unpaired electron in anti-bonding pi star molecular orbital. So it is paramagnetic. It is paramagnetic. तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक है, और ये बात वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। वीबीटी के अकॉर्डिंग ये जो था डायामैग्नेटिक था। देखो अब इसी को अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 molecule is डायामैग्नेटिक। कैसे? तो उसने कहा था ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के भी, उसने भी यही बात बताई थी, 2 बॉन्ड बनते हैं, लेकिन उसने कहा था कि ये ऑक्सीजन के जो पेयर पड़े हैं, पेयर रखे हुए, 2 पेयर रखे होते हैं, तो यहाँ तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए जरूरत पड़ी थी हमें। और प्रैक्टिकल करके देख रहे थे तो ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक नहीं आ रहा था, ऑक्सीजन मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहा था। इट मीन ऑक्सीजन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, तो पैरामैग्नेटिज्म है। तो ये चीज जो, इसीलिए इसका ओरिजिन हुआ था एमओटी थ्योरी का। एमओटी थ्योरी का एक्चुअल में जो है O2 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए ओरिजिन हुआ था, लेकिन बाद में कई जगह यूज होने लग गया। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक, बट प्रैक्टिकली it is not true. It is not true. Practically वो true नहीं है। Practically it is not true. Practically it is not true. So paramagnetism of O2 molecule was explained by molecular orbital theory, मतलब MOT। इसीलिए एमओटी का ओरिजिन हुआ था। तो एमओटी का ओरिजिन आपसे पूछा जाएगा तो O2 पैरामैग्नेटिज्म बिहेव सोल्व करने के लिए हुआ था, और यहां से क्लियर कट एमओटी से पता लग रहा है कि ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो O2 मॉलिक्यूल जो है वो, अब हम प्रैक्टिकली जो लास्ट नेट रिजल्ट वो क्या बोलेंगे, O2 का बिहेव वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं होता है, O2 का बिहेव एमओटी से एक्सप्लेन होता है। एमओटी के अकॉर्डिंग इसमें 2 अनपेयर्ड होते हैं और पैरामैग्नेटिक है, और प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली यही प्रूव होता है। क्लियर? चलें आगे। मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहा था या वो हो रहा था अपने क्या अभी? हैं? सो वीबीटी के अकॉर्डिंग वीबीटी के अकॉर्डिंग आपने बताया था कि वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है, कुछ बताया था। बेटा पैरामैग्नेटिज्म मतलब अट्रैक्ट होता है, डायामैग्नेटिज्म मतलब अट्रैक्ट नहीं होता है। तो वीबीटी में डायामैग्नेटिज्म आ रहा है, तो डायामैग्नेटिज्म का मतलब अट्रैक्ट नहीं हो रहा। लेकिन प्रैक्टिकली वो क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली ये क्या हो रहा था, प्रैक्टिकली इसमें अट्रैक्ट हो रहा था, पैरामैग्नेटिज्म आ रहा था। तो ये चीज एक्सप्लेन एमओटी ने की थी, जो अभी इधर से किया हमने। ठीक है। अब आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, सपोज O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव। सपोज ये स्पीसीज आ गई, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देना है, तो आप क्या करो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। देखो आपको मैंने एक चीज बताई है कि बॉन्ड ऑर्डर 3 कब आता है, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 14। तो O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो O2 पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल सही। O2 पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। इधर आ जाओ, O2 नेगेटिव के पास 17 हो जाएंगे और O2 नेगेटिव के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था जहां भी 14 इलेक्ट्रॉन देखे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना दे सकते हैं हम, 3। बाकी है आगे स्टेप वाइज चलते जाओ और 0.5 कम करते जाओ, उतना ही आएगा। 2.5, 2, 1.5, 1, तो बॉन्ड ऑर्डर इतना ही आएगा बाकी का। तो ये तो क्लियर कट ही हो गया, इसमें तो किसी के बॉन्ड ऑर्डर सेम है ही नहीं। तो इधर से इधर जाओगे
तो आपका देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता जा रहा है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, और स्टेबिलिटी डिक्रीज होने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता जाएगा। बॉन्ड लेंथ आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आपस में इसमें कंपेयर कर सकते हो। दूसरी बात O2, O2 में देखो, O2 में आया था आपका पैरामैग्नेटिज्म। अगर O2 पॉजिटिव होगा तब भी पैरामैग्नेटिज्म, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। O2 2 पॉजिटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो डायामैग्नेटिज्म। O2 नेगेटिव आएगा तो पैरामैग्नेटिज्म। O2 2 नेगेटिव हो जाएगा तो फिर डायामैग्नेटिज्म। तो इसको आप कैसे याद करोगे ट्रिक के लिए? जैसे नाइट्रोजन मैंने किया था, डीपी की स्क्वायर पी किया था, डीपी स्क्वायर पी किया था, तो इसमें कैसे याद करोगे आप? डी पी का क्यूब डी, डीपी क्यूब डी। तो O22 पॉजिटिव, O22 पॉजिटिव ऊपर वाले डायग्राम से देख भी सकते हो आप। O22 पॉजिटिव, O22 पॉजिटिव का मतलब हो गया आपका O22 पॉजिटिव, ये आया आपका O22 पॉजिटिव, मतलब दो इलेक्ट्रॉन O से निकाल दिए। तो जो O से दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, तो फिर तो कुछ नहीं रहेगा ना उसके पास। O से दोनों इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ऊपर ऊपर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो डायमैग्नेटिक रह गया। लेकिन O2 पॉजिटिव आ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पैरामैग्नेटिक। फिर O2 रह गया तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, O2 नेगेटिव में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट एंड लास्ट दोनों डाया और बीच वाले सारे पैरा, वैसे याद कर सकते हो। या आप इसमें ट्रिक याद कर सकते हो, DPQ D, DPQ D से आप जो है बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। क्लियर? चले आगे। यस सर। अभी तक जितना भी स्पीसीज हमने किया है वो सारा स्पीसीज बेटा आपका है जिसमें दोनों एटम बिल्कुल सेम है, दोनों एटम बिल्कुल सेम होते हैं। तो दोनों एटम बिल्कुल सेम होते हैं तो ये जो स्पीसीज है इसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर डाइएटोमिक। तो दिस थ्योरी can also apply for heteronuclear, हेटेरो मतलब अलग अलग, हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटोमिक स्पीसीज यूज कर सकते हो आप उसके लिए इसको। जैसे आपका होमो का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने कर दिया C2, तो दोनों एटम सेम है, O2 N2। तो इन मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम? एक जैसे एटम होते हैं, इनको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, इनको बोलते हैं हम। इसकी बजाय मैं ले लूं जैसे CO, NO, NO पॉजिटिव, CO पॉजिटिव, ऐसी स्पीसीज आ जाएं तो इसमें दोनों दोनों एटम अलग अलग हैं। तो जो दोनों एटम अलग आते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसीज। आप इन पे भी वही थ्योरी लगा सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो और बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो। देखो देखो CO मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल बेटा? कार्बन में होते हैं 6 और ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन। NO के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो NO, नाइट्रोजन में होते हैं 7, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन। NO पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वापस 14। 14। और ये वाला एक्सेप्शनल केस है, एक ध्यान रखना। तो जहां भी 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे CO के 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका? 3। NO का आ जाएगा 2.5, NO पॉजिटिव का आ जाएगा 3। बट CO, अगर CO करोगे तो इसको अलग से याद करना है, एक्सेप्शनल केस है। इसमें लिखोगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज 3, बट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO पॉजिटिव इज 3.5। एक ही स्पीसीज है पूरी केमिस्ट्री में जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा आता है, वो है CO पॉजिटिव। CO पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर आप करोगे वहां वो रूल नहीं लगाओगे, इसलिए एक्सेप्शन करके लिख दिया मैंने। बॉन्ड ऑर्डर CO ठीक है 3 है, बट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO पॉजिटिव इज 3.5। ऐसा क्यों होता है इसमें? इसलिए होता है कि CO पॉजिटिव इज फॉर्म by
रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम CO। CO में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, CO पॉजिटिव बनता है। सो देयर इज इंक्रीज इन there is decrease in bond length due to less electron repulsion। अब अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गया है, सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इंक्रीज। क्या कहता है कि जब आप CO पॉजिटिव बना रहे हो तो इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, कहता है। तो जब CO से CO पॉजिटिव बनाते हो तो यहां ये कंसेप्ट और किसी जगह नहीं लगाना, बस इसी केस में लगाना है। तो यहां CO में क्या होता है कि जैसे CO में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड CO बॉन्ड ऑर्डर है, यहां पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो इससे क्या होता है कि यहाँ रिपल्सन कम होता है इलेक्ट्रॉनों का। रिपल्सन कम का मतलब अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। रिपल्सन कम हुआ, लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हुआ तो मतलब रिपल्सन लेस तो अट्रैक्शन मोर का मतलब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गया। और बॉन्ड लेंथ जब डिक्रीज होती है तो अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। इसलिए हम कह देते हैं कि 3 से बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ जाता है। तो CO पॉजिटिव आपने अलग से याद रखना है, बाकी सब जगह लगा लेना बाकी जो थ्योरी पढ़ी है, लेकिन CO पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर 3.5 बताना है आपने। क्लियर? एक ही पॉइंट याद रखना है, CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3.5। एक ही ऐसा केस है जिसमें 3.5 है, बाकी कोई केस नहीं आएगा आपका। तो बेटा ये देखो, अब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था आज की क्लास का टॉपिक, जो मैंने एक एग्जांपल देने के बाद स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन मैंने किस किस से बताया था। अगर आपके पास डाई एटॉमिक स्पीसीज है तो MOT से करोगे, तब डाई एटॉमिक स्पीसीज है तो MOT से करोगे। और दूसरा क्या बताया था मैंने, डाई एटॉमिक स्पीसीज में MOT से, और डाई एटॉमिक स्पीसीज नहीं है अगर आपकी तो फिर पॉली एटॉमिक स्पीसीज है तो रेजोनेंस से करोगे। लेकिन यहां मैं एक डेजिग्नेशन और बता देता हूं आपको, उसकी भी कई बार जरूरत पड़ती है। स्केचिंग ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। भाई, और मोलिकुलर ऑर्बिटल स्केच मतलब वो कैसे दिखते हैं, बनाओगे कैसे वो। देखो बेटा, ये डिपेंड करेगा आपका कॉम्बिनेशन पर। जैसे सपोज आपने कॉम्बिनेशन करना है SS कॉम्बिनेशन, SS कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन जो है वो 2 टाइप से हो सकता है, सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन, एसिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन। सपोज S और S ऑर्बिटल को कंबाइन करना चाहते हो आप, इसके कंबाइन करने के 2 तरीके होंगे। एक कॉम्बिनेशन होगा वो सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल का मतलब है एग्रीमेंट फॉर बॉन्ड, या एग्री फॉर बॉन्ड। बॉन्ड बनाने के लिए एग्री होंगे तो सिमेट्रिकल। जब बॉन्ड बनाने के लिए एग्री होते हैं तो वो कॉम्बिनेशन हम ऐसे देते हैं, जैसे S ऑर्बिटल यहां पर हम प्लस कर देंगे। ये सपोज यहां भी क्या दिखा सकते हो आप, सेम साइन दिखाओगे, जैसे प्लस और प्लस। प्लस प्लस का मतलब यस यस है दोनों का, या माइनस माइनस करोगे तब भी यस यस है। प्लस प्लस लिख सकते हो, माइनस माइनस लिख सकते हो, ये चार्ज नहीं है। एयर प्लस और माइनस डोंट रिप्रेजेंट चार्ज। ये चार्ज नहीं है, ये सिमेट्री है चार्ज, बट रिप्रेजेंट डायरेक्शन और सिमेट्री। मतलब मैंने इसमें प्लस कर दिया, यहां भी इसमें प्लस कर दिया, तो इसका मतलब दोनों की एग्रीमेंट हो गया, दोनों एग्री है कि अपने अपने इलेक्ट्रॉन देके दोनों बीच में बॉन्ड बनाएंगे। तो ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो जाएगा, और इसको आप ऐसे करके बना दोगे, ये एग्री हो गए।
अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, इसका सेंटर पॉइंट ये था, इसका ये था, तो यहाँ इसका सेंटर पॉइंट ये, और ये बॉन्ड बन गया, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया वो आपका। ये एस एस के सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन से बना है। अगर एस एस का एसिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन करना है, एसिमेट्रिकल, तो एसिमेट्रिकल का मतलब बेटा दोनों में एग्री नहीं है, नॉट एग्री, नॉट एग्री फॉर बॉन्ड। तो क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन दो एक दूसरे से दूर ले जाएंगे ये। तो इसको आप कैसे दिखाओगे, प्लस माइनस से, मतलब नॉट एग्री, प्लस माइनस नॉट एग्री। तो ये क्या करेगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएगा, इससे दूर करेगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दूर करेगा, यानी कि अपना बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे बॉन्ड के लिए। तो आप इसका कुछ शक्ल बनाओगे तो कुछ ऐसी शक्ल बनेगी, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इससे दूर ले गया, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इससे दूर ले गया। ये आपके जो था ये पॉइंट था जो। तो यहां पर देखोगे, अब देखो एस और एस कॉम्बिनेशन हुआ, एस एस का सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन हुआ और एसिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन हुआ। जब सिमेट्रिकल हुआ तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, जब एसिमेट्रिकल हुआ तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। तो बॉन्डिंग जो बना इसको नाम दोगे सिग्मा एस, एस से बन रहा है, ऊपर वाले को नाम दोगे सिग्मा स्टार एस, तो ये बॉन्डिंग हो जाएगा, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग वाले में देखोगे कि बीच में एक पूरी लाइन यहां खींच सकते हो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो इसके अंदर हम कहेंगे कि यहां एक नोडल प्लेन है, वन नोडल प्लेन। तो पूछेगा कि सिग्मा एस में कितने नोडल प्लेन है और सिग्मा स्टार एस में कितने, तो आपको अगर स्ट्रक्चर बनानी आएगी तभी आप डिसाइड कर सकते हो। और इसको मैथमेटिकली भी बेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरह। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखो ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करते थे, याद है आप लोगों को? एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता था बेटा? एक साइन बताया था मैंने, सर साई स्क्वायर। नहीं, खाली ऑर्बिटल को साई से करते थे बेटा। यस। अगर खाली ऑर्बिटल है तो साई, सपोज इसको मैं कहता हूं ये साई ए है, ये साई बी है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो दोनों मिलके, अब जो बना रहे हो आप, मिलके बना रहे हो, तो आप कहोगे नया साई जो आएगा वो साई ए प्लस साई बी होगा। और ऊपर वाले केस में क्या करोगे, माइनस है, तो आप बोलोगे यहां पर साई जो आ रहा है वो साई ए माइनस साई बी होगा। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अभी आपने बताया कि सर स्क्वायर से करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साई ए का स्क्वायर, इधर लिखोगे तो साई बी का स्क्वायर। अब इधर देखो, यहां साई निकालोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा वो साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। ये एक्स्ट्रा इंटरेक्शन है जो आपका बीच में से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, बॉन्डिंग आ रही है, एनर्जी कम हुई है, इसको हम एक्स्ट्रा इंटरेक्शन बोलेंगे। साई ए 2 साई ए साई बी मैथमेटिकली सोल्व करेंगे तो आप, तो ये जो चीज है इसको आप बोलोगे एक्स्ट्रा इंटरेक्शन। अब ऊपर वाले को सोल्व करो, ये साई था ऊपर वाला जो एंटी बॉन्डिंग है, तो साई इज इक्वल टू साई ए साई बी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालो, तो साई स्क्वायर सोल्व करोगे तो कितना आएगा, साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। तो ये जो आपका ये साई स्क्वायर है तो इसको स्टार लगा दो, अब एंटी बॉन्डिंग वाले को स्टार लगा दो। तो ये स्टार वाला जो है इसमें इतना इंटरेक्शन, माइनस का मतलब कम हो गया, कम का मतलब एनर्जी है, तो एनर्जी जो हुई, माइनस का मतलब एनर्जी बढ़ गई और प्लस का मतलब एनर्जी कम हो गई, तो इसी को आप बॉन्डिंग बोलते हो। एनर्जी अगर कम होती है तो बॉन्डिंग होता है, एनर्जी ज्यादा होती है तो एंटी बॉन्डिंग होता है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। तो आपको देखना है कॉम्बिनेशन, एस और एस कॉम्बिनेशन है तो क्या क्या ऑर्बिटल है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। अगर एस एस कॉम्बिनेशन की बजाय आप पीपी कॉम्बिनेशन करो, आप देखो सपोज ये कॉम्बिनेशन दिया मैंने, पी जेड कॉम्बिनेशन, पी जेड कॉम्बिनेशन करोगे तो आप 2 पी ऑर्बिटल लो, सपोज 1 पी ऑर्बिटल और ये 2 पी ऑर्बिटल। अब इन 2 पी ऑर्बिटल का 2 टाइप से कॉम्बिनेशन दिखाओ आप, एक सिमेट्रिकल दिखाओ, एक एसिमेट्रिकल दिखाओ। अगर आप सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन दिखाते हो तो सिमेट्रिकल में क्या करो, आप दोनों का सेम साइन आसपास में कर दो। सपोज ये आपका प्लस और ये माइनस है तो इसके सामने प्लस और माइनस। अब क्या है, प्लस माइनस और प्लस माइनस आ गए ना, तो इसका मतलब दोनों का एग्रीमेंट है। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने इधर लाएगा बीच में, ये भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर लाएगा, तो ये लोब छोटी हो जाएगी ये वाली,
और नई चीज क्या बनेगी, ये अपनी छोटी लोब करके इधर सारे इलेक्ट्रॉन भेज देगा इधर वाला, और इधर वाला भी अपने ये इलेक्ट्रॉन जो है ये छोटा करके इधर भेज देगा सारे। ये बन गया आपका। तो ये सारा आपका प्लस हो गया बीच वाला, ये आपके नेगेटिव हो गए, ये शेप बन के आ जाएगी पीपी में से। और इधर देखोगे अगर आपको इसको एसिमेट्रिकल करना है, एसिमेट्रिकल, आई डोंट नो कि आपने 11th क्लास में आपको पढ़ाया था या आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन ये सारी चीजें हैं हमारे। तो ये देखो अब एसिमेट्रिकल में करोगे तो एसिमेट्री दिखानी है आपको, ये आ गया एसिमेट्री। तो एसिमेट्री दिखाओगे तो अब एग्रीमेंट नहीं है, तो ये प्लस है तो इसके सामने माइनस करो, अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, मतलब अब अपने इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएगा सारे, ये भी सारे इधर ले जाएगा। तो क्या बनेगा, इधर वाले सारे इलेक्ट्रॉन इधर ले गया ये वाला, ये प्लस था आपका, ये माइनस, और इधर वाला भी इधर बहुत कम करके अपने दूर ले गया इलेक्ट्रॉन उससे, तो ये चीज बन जाएगी। तो यहां भी देखो एक नोडल प्लेन बन जाएगा, ये रहा नोडल प्लेन। तो अब क्या बना देखो, नीचे वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वाला बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाम क्या दोगे, पीजेड, पीजेड से भी सिग्मा बनता है, तो ये बन गया सिग्मा पीजेड, ऊपर वाला बन जाएगा सिग्मा स्टार पीजेड। दो एटॉमिक ऑर्बिटल बन गए, तो आपको सिग्मा पीजेड का शेप बनाना आना चाहिए। ऐसे ही क्या कर सकते हो आप, पीजेड पीजेड की बजाय अब क्या और हो सकता है, पीएक्स पीएक्स या पीवाई पीवाई हो सकता है, वो भी बना लो, पीएक्स पीएक्स, ये दोनों एक जैसे ही होंगे, या पीवाई पीवाई कॉम्बिनेशन। तो इनका कॉम्बिनेशन जो होता है साइड टू साइड वाला होता है। तो आप ऐसे करो, ये एक्सिस ले लो, आप कहो कि ऐसे दो पी ऑर्बिटल आ रहे हैं, अब ये दो कंबाइन हो रहे हैं, तो दो टाइप से हो सकते हैं कंबाइन, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल करोगे तो कैसे करोगे आप, आमने सामने एक जैसी लोब ले आओ, जैसे ये प्लस है ये माइनस, तो इसके सामने ये प्लस ये माइनस, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये भी अपने कंबाइन करेगा, इधर से ये भी एग्रीमेंट एग्री, ये भी एग्री। तो आप क्या करोगे, तो इस पॉइंट को सारा का सारा आप इधर ले आओगे, इस पॉइंट को सारा का सारा इधर ले आओगे, इधर वाले पॉइंट में भी देखो ये वाला जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा इसको, और इसके वाला भी ये इसको दे देगा ऐसे। तो इस टाइप की शेप निकल के आ जाएगी, ये प्लस हो गया सारा, ये माइनस हो गया। लेकिन अगर एसिमेट्री होगी तो देखो, एसिमेट्री, तो एसिमेट्री में ऐसे बनाओ, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस के सामने माइनस, मतलब नॉट एग्री, दूर दूर करेंगे, ये माइनस है ये प्लस, नॉट एग्री, ये भी दूर दूर करेंगे। तो इसका शेप कैसे निकल के आएगा, ये सेंटर पॉइंट इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, दूसरे वाले का भी सेंटर पॉइंट ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस। तो इसमें आप देखोगे दो दो नोडल प्लेन बन रहे हैं इसमें, देखो एक ये वाला और एक ये वाला, ऊपर वाले में 2 नोडल प्लेन, तो ऊपर वाले के अंदर 2 नोडल प्लेन बन रहे हैं। तो ये बॉन्डिंग हो गया, नीचे वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग हो गया। अब नाम देना है आपको, तो जो पीएक्स पीएक्स या पीवाई पीवाई वो पाई बनाते हैं ना, तो ये पाई हो जाएगा, जो भी करना है पाई पीएक्स कर दिया सपोज आपने, पाई पीएक्स, तो ऊपर वाला हो जाएगा पाई स्टार पीएक्स। तो आपसे कभी आ जाए कि एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में कितना नोडल प्लेन है, तो आप आंसर दोगे 2। तो इस टाइप से आप स्केचिंग कर सकते हो और बता सकते हो कि किस किस टाइप के ऑर्बिटल है। तो अभी तक जितने मैंने बताए हैं आपको, इफ यू आर रियलाइजिंग दैट, कि यहां पर जो है सिर्फ मैं आपको कौन से ऑर्बिटल दिखा रहा हूं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग कब बनता है, नॉन बॉन्डिंग का मतलब एनर्जी ना कम हुई ना ज्यादा हुई, तो उसमें सपोज मैं आपको कह दूं ये दे दो आप, जैसे पीएक्स पीवाई कॉम्बिनेशन दे दो, पीएक्स पीवाई कॉम्बिनेशन, तो पीएक्स पीवाई कॉम्बिनेशन करोगे तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो एक ऐसे आएगा और एक ऐसे होगा बेटा। तो एक ऐसे होगा तो देखो कुछ भी रख दो आप, जैसे सपोज आपने कर दिया प्लस माइनस, तो यहां प्लस माइनस, तो यहां से तो एग्रीमेंट और यहां से एग्रीमेंट नहीं है, तो जितनी बॉन्डिंग होगी उतनी एंटी बॉन्डिंग हो गई, तो ऐसे को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन गिव्स नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, इसको नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। जब आपका एक में ही बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों दिख रहा हो, प्लस प्लस दिख रहा है, यहां इधर प्लस माइनस दिख रहा है, ये क्रॉस हो गया, ये यस हो गया, तो इसका मतलब जितनी बॉन्डिंग उतनी नॉन एंटी बॉन्डिंग, तो ओवरऑल नॉन बॉन्डिंग हो गया, ऐसे को आप नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोलते हैं। तो आपने यही तो पढ़े थे, सिग्मा सिग्मा एस और पाई 2 पी एक्स, सिग्मा स्टार 2 पी जेड,
पाई स्टार टू पीजेड, तो वो ऐसे बनते हैं आपके। एसएस और पीजेड पीजेड कॉम्बिनेशन से आपके सिग्मा वाले बनेंगे, पीएक्स पीएक्स और पीवाई पीवाई कॉम्बिनेशन से आपके पाई वाले बनेंगे। क्लियर बेटा? क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, इसमें कोई तो वो तो स्पेशल। आपने CO वाला बताया था, CO पॉजिटिव में। यस हाँ, एक बार वो फिर से समझा दीजिए। सीओ पॉजिटिव में बेटा रट लो, सीओ पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आएगा। हाँ सर, सीओ रीजन। पॉजिटिव, हाँ, तो सीओ पॉजिटिव का 3.5 आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुए या ज्यादा हुए मॉलिक्यूल में? कम हुए तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। रिपल्सन घटेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। हाँ। अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, यस सर। और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन देना है सर तो ये आपने। अगर आए प्लस के केस में नहीं होता है? इसी वक्त- नहीं, ये सी, क्योंकि ये आपका सिलेबस में होमोन्यूक्लियर की थ्योरी है, हेटेरोन्यूक्लियर की नहीं है। हेटेरोन्यूक्लियर की थ्योरी पढ़ते तो उसमें सारा एक्सप्लेनेशन और क्लियर आता, इसलिए मैं सिर्फ आपको याद करवा रहा हूँ। हेटेरो में वैसे डायग्राम नहीं बनते हैं जैसे होमो में बनते हैं, क्योंकि एनर्जी बराबर नहीं होती ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी एनर्जी कम होती है, तो सी और ओ के मोलिकुलर ऑर्बिटल एक लेवल पर नहीं आते। तो वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए बस मैंने सीधा, वो एक क्वेश्चन है, वो कहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन, इसलिए मैंने एक पॉइंट एक्सेप्शन में करवा दिया आपको। क्लियर? यस सर। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर आप जो निकाल रहे हो, एक मैंने बताया आप एमओटी से निकाल सकते हो, और दूसरा मैंने एक चीज और बताई थी कि बॉन्ड ऑर्डर आप रेजोनेंस थ्योरी से निकाल सकते हो। तो एक आप और निकालो, दूसरा केस, बॉन्ड ऑर्डर फ्रॉम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बॉन्ड ऑर्डर फ्रॉम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग एक सिंपल आइडिया देता हूं क्या होता है। इफ वन स्ट्रक्चर is not sufficient to explain all properties of molecule, then we draw more than one structure applying octet rule and by movement of lone pair or pi bond, lone pair or pi bond in same plane, in same plane, in same plane and at alternative position. These possible structure are known as resonating structure. Resonating structure और canonical structure, दूसरा नाम है इसका canonical structure और contributing structure, और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर बनती है इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। बट दीज आर नोट रियल स्ट्रक्चर, मोलिक्यूल की रियल स्ट्रक्चर नहीं होती। बट तो रियल स्ट्रक्चर क्या होती है? रियल स्ट्रक्चर is the combination of
combination of all possible structure and known as resonance hybrid। तो क्या कह रहा है देखो, मान लो कहता है एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई नहीं कर रही है उसकी सारी प्रॉपर्टी को, तो हम क्या करते हैं, जो उसके अल्टरनेटिव पर लोन पेयर या बॉन्ड होते हैं उनका मूवमेंट कराते हैं। मूवमेंट करा के जितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनानी होती है उतनी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाते हैं इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली नाम ही देखो कंट्रीब्यूटिंग, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, इन सबका कंट्रीब्यूशन है रियल स्ट्रक्चर में। तो रियल स्ट्रक्चर जो होता है इन सबका कॉम्बिनेशन है, और वो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। सबसे लोअर एनर्जी का वो हाइब्रिड होता है। तो ये तो चलो इसका एक थियोरेटिकल पार्ट हो गया, लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में, जो एक एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाहता है सारा। देखो आपको बेटा, हमने कार्बोनेट का स्ट्रक्चर किया था बेटा, CO3 2 नेगेटिव। अगर इसका शेप बनाए हम कार्बोनेट का, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें, जो अब तक थ्योरी पढ़ी है वो लगाओ, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो सेंट्रल एटम कितना आएगा कार्बन का बेटा, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के, और नेगेटिव चार्ज ऐड होगा बाई 2/2 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया, sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया, 3 बॉन्ड है, तो कार्बन के साथ हमने ऐसे करके 3, अब तक जो थ्योरी पढ़ी वो लगा रहे हैं, तो 3 ऑक्सीजन हमने कर लिए, जिसमें से हमारे पास क्या हुआ, 3 ऑक्सीजन कर लिए, तो जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाला है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपना, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और ये भी सपोज सिंगल वाला बना रहा है। और जो जिस पर 2 नेगेटिव चार्ज कंप्लीट हो गए, जिस पर चार्ज नहीं है वो अपना ऑक्टेट बनाएगा। तो साइड वाले ऑक्सीजन में उस पर चार्ज नहीं आएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन उसके और 2 इलेक्ट्रॉन आपके, देखो ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग सब किसी का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, कार्बन के 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर उधर से लिया, तो ये स्ट्रक्चर आ गई। लेकिन अगर ये रियल स्ट्रक्चर होती तो इसमें अब देखो एक कार्बन डबल बॉन्ड होता, 1 डबल बॉन्ड, और 2 क्या आते, सिंगल बॉन्ड आते। अगर ये रियल स्ट्रक्चर होती तो ये स्टोरी होनी चाहिए थी, 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड। लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली it is observed that all bonds are equivalent। तो साइंटिस्टों ने कहा कि भाई इसका मतलब ये स्ट्रक्चर तो रियल स्ट्रक्चर नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये डबल बॉन्ड इसी ऑक्सीजन के साथ क्यों है, क्योंकि हैं तो तीनों ही ऑक्सीजन, तो हम और भी तो बना सकते हैं इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो एक ये बताएगी कि भाई सपोज ये दोनों इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बॉन्ड बना लें, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो स्ट्रक्चर ये भी तो पॉसिबल है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इधर O नेगेटिव आ जाए। फिर ये भी तो पॉसिबल है कि डबल बॉन्ड ये तीसरे वाले ऑक्सीजन के पास आ जाए, कि ये ऐसे आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए, तो तीनों पॉसिबल स्ट्रक्चर तो हैं। ये भी तो पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो उसने बोला साइंटिस्टों ने कि भाई पॉसिबल स्ट्रक्चर एक से ज्यादा हो सकती है, पहली वाली स्ट्रक्चर क्यों, दूसरी बना सकते हैं, तीसरी बना सकते हैं, लेकिन ये जितनी आपने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाई है ये नॉट रियल स्ट्रक्चर, इनमें कोई भी रियल नहीं है, नॉट रियल। रियल स्ट्रक्चर क्या है, वो कहता है कि रियल स्ट्रक्चर एक्चुअल में इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, यही रेजोनेंस थ्योरी है। कहता है रियल स्ट्रक्चर जो होगा इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। अब तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो वो कैसे बनाओगे तीनों का कॉम्बिनेशन, तो आप ये बोल सकते हो स्केलेटन तो यही रहेगा, सी के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। और पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा इस स्ट्रक्चर में, पाई बॉन्ड कितना है देखो, 1। वो पाई बॉन्ड कहता है कि तीनों ऑक्सीजन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो पाई बॉन्ड इक्वली डिवाइड होगा तीनों जगह, पार्शियल पार्शियल आ जाएगा। और ये कब होगा, जब इन स्ट्रक्चर का मिक्सअप करेंगे तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब
ये हो सकता है। इससे क्या फायदा होगा वो कहता है देखो टोटल चार्ज कितना है कार्बोनेट पर, टोटल चार्ज देखो कितना है 2 नेगेटिव। अगर हम इस स्ट्रक्चर को रियल ले लेंगे तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ रहा है इस ऑक्सीजन के ऊपर 1 नेगेटिव। लेकिन कहता है कि अगर आप इस तरह की स्ट्रक्चर बनाओगे, ये रेजोनेंस बनाओगे, तो ये चार्ज जो 2 है वो तीनों ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज रहेगा हर एक के ऊपर 2/3, 2/3, 2/3 चार्ज बराबर हो गया। और बॉन्ड ऑर्डर जो आ गया, अब बॉन्ड ऑर्डर देखो हर एक बॉन्ड सारे बिल्कुल इक्वल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा देखो, एक तो पूरा का पूरा सिग्मा बॉन्ड ये रहा, ये बॉन्ड, और दूसरा जो एक बॉन्ड है डैश डैश किया, ये कितनी जगह डिवाइड हुआ है, एक बॉन्ड कितनी जगह डिवाइड दिखा रहे हो आप, 3 जगह। 3 जगह दिखा रहे हो। तो एक को कितना हिस्सा मिला, एक जगह को कितना हिस्सा मिला, इसको बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला, दूसरे वाले का पूरा एक तो नहीं मिला ना, कितना हिस्सा मिलेगा इसको 1/3। 1/3 कैलकुलेशन लगाओ। तो एक पूरा बॉन्ड है सी और ओ के बीच, एक जो है बॉन्ड का 1/3 पार्ट है उसके पास, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया देखो 1.33। तो सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट होंगे और इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.33। तो कार्बोनेट में ये वाली बात सही नहीं करोगे कि 1 डबल बॉन्ड होता है 2 सिंगल बॉन्ड, आप बोलोगे उसका बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा ना एग्जाम में आएगा, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनेट आयन, या व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इन CO3 2 नेगेटिव आयन, इस आयन को बोलते हैं कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन में बॉन्ड ऑर्डर आप बताओगे 1.33। जैसे देखो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको कहता हूं एक आपके पास CO है, एक आपके पास CO2 है, और एक आपके पास CO3 2 नेगेटिव है, इनकी बॉन्ड ऑर्डर निकालने। तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ, देखो CO है तो MOT से निकालो, MOT में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, CO अभी किया आपने, कितना इलेक्ट्रॉन था आपके पास बेटा 14 14 इलेक्ट्रॉन था, तो 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना बनता था 3। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। अब CO2 है तो स्ट्रक्चर से निकालूंगा, स्ट्रक्चर CO2 का आता होगा आपको, CO2 यहां देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2 बॉन्ड है तो 2 हो गया बॉन्ड ऑर्डर, 2 एटम के बीच कितने बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड ऑर्डर है। अभी कार्बोनेट बनाया, कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया देखो आपका, मतलब हर एक 2 एटम के बीच कितना बॉन्ड आ रहा है, चार्ज आ रहा था 2/3, 2/3। चीजें जो आपने पढ़ी हैं वही है, लेकिन आपके पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, अब चीजें वही हैं लेकिन अप्लाई कैसे कर रहे हो। अब देखो अब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है इसका CO का, कितना आया बॉन्ड ऑर्डर बेटा 1.33। 1.3। बिल्कुल आवाज बंद क्यों होगी, आपको समझ नहीं आई कि ये बात कि एक बॉन्ड पूरा का पूरा रखा हुआ है और एक पाई बॉन्ड 3 में डिवाइड हो गया, तो उसका हिस्सा कितना आया एक जगह पे 1/3। तो 1 + 1/3 एक सिंपल सी कैलकुलेशन तो है। मैंने 1-1 रुपया 3 जनों को दे दिया, फिर मैंने 1 रुपया और दे दिया, कहा कि तीनों बांट लो आप, तो 0.3 तो आया उनके पास हिस्सा, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.33। तो एग्जाम में आपका कंपटीशन में यही क्वेश्चन मिलेगा आपको कि भाई CO CO2 CO3 में या तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ या बॉन्ड लेंथ बताओ। तो इधर से इधर जाओगे आप, इधर से इधर जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर आपका डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। यही कंपटीशन के क्वेश्चन है, और कोई रॉकेट साइंस थोड़ी आती है उसमें, चीज वही है जो आपने पढ़ी है उसको अप्लाई करो, बस लॉजिकली अप्लाई करना है, जो चीजें सीखी है उसका मतलब समझना है आपने। तो ये सबसे स्टेबल क्यों हुआ बता सकते हो मुझे आप, कार्बोनेट की पहली स्ट्रक्चर से जो लास्ट में रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया वो क्यों स्टेबल था, क्योंकि पर एटम चार्ज कम था, जितना चार्ज कम होता है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। एक एग्जांपल और बताता हूं, देखो सपोज मैंने दे दिया आपको NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है मुझे, और एक सल्फेट आयन का भी बता देता हूं, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। पहले जनरल स्ट्रक्चर बनाओगे नाइट्रेट का, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करोगे तो आपके पास आएगा ये स्ट्रक्चर आएगा ये, लेकिन ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। आप रियल स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये जो पाई बॉन्ड है उसको एक जगह मत बनाओ, इक्विवेलेंट बॉन्ड आएंगे सब जगह बनाओ। तो देखो कैसे बनाओगे, O O O ऐसे करके दिखा दोगे,
और ये जो आपका एक पाई बॉन्ड है, तीनों जगह डिवाइड कर दोगे। ये तो हो गया बॉन्ड ऑर्डर। बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? नाइट्रोजन के पास एक पूरा का पूरा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड वापस 3 जगह गया है, तो 1/3, तो आंसर आ गया 1.33। चार्ज बताओ पर ऑक्सीजन कितना आएगा बेटा? चार्ज है कितना पूरे स्पीसीज में? -1। -1। और ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन में डिवाइड करना है तो चार्ज भी क्या आ गया? 1/3 हर किसी के पास। सपोज सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन की स्ट्रक्चर बनाओगे, जर्नल स्ट्रक्चर बनाओगे, ये आएगी ये। अब एक्चुअल में ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि चारों ऑक्सीजन है, तो चारों ऑक्सीजन है तो इक्वल होने चाहिए सारे बॉन्ड। तो आप ऐसे करके दिखाओगे, S O और ये O। ये वाला बॉन्ड आधा इधर कर दो और ये इसके प्लेन में ये है, आधा इधर कर दो। इसी टाइप से इस ऑक्सीजन वाला बॉन्ड आधा इसको दे दो, आधा इस ऑक्सीजन को दे दो। तो बताओ अब बॉन्ड ऑर्डर कितना आया सल्फेट आयन में? एग्जाम में आएगा तो कितना आंसर दोगे? सर 1.25। 25 तो ज्यादा हो गया ना बेटा। 1.25 कितना हो गया? देखो 1 तो है ही उसके पास। दूसरी बात सोचो, टोटल पाई बॉन्ड कितने थे? 4। पाई बॉन्ड कितने थे बेटा आपके पास? अच्छा, एक था वो 4 में डिवाइड हुआ है। सर 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड है, जो बोलूं उसका आंसर दो ना बेटा। 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड को कितनी जगह पे भेजना है आपने? सर 4 जगह। 4 जगह पे भेजना है। तो 2 पाई बॉन्ड है, एक ये रहा पाई बॉन्ड, एक ये रहा पाई बॉन्ड, और भेजना हमको चारों जगह पे। तो 2 पाई बॉन्ड 4 पर भेज दो। तो हर किसी को कितना हिस्सा आया? 4 जने हैं और आपके पास 2 रुपए हैं, हर किसी के पास कितने कितने पैसे आएंगे? 2 रुपए 4 जनों को 1/5, तो 1 + 0.5, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। तो ये हम स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं कि स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता है सल्फेट आयन में। अब अगर मैं आपको कह दूं कि एक है आपके पास NO2 पॉजिटिव और एक आपके पास है NO3 नेगेटिव, बॉन्ड एंगल बताओ दोनों का, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो, मैं बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर नहीं। अब बॉन्ड एंगल, तो देखो नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आगे नाइट्रोजन के? 5। पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करोगे बाई 2, 2 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp आ गया। तो मैं कहूंगा कि n 2 बॉन्ड दिखाने, O और O, तो 2 O दिखाने हैं। तो अब क्या है कि ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड करके दिखा दो, पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ये आ गया। अब एक दे दिया NO3, अभी हाइब्रिडाइजेशन किया था हमने, नाइट्रोजन का 5 + 1 कर दूंगा बाई 2, तो 3 वाला मतलब sp2 में स्ट्रक्चर बनाओगे तो O नेगेटिव, एक ऐसे बनाया एक ऐसे बनाया, लेकिन ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है ना, नॉट रियल। रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस से बनेगी, तो रियल स्ट्रक्चर बनाओ। रियल जो अभी ऊपर बनाया था मतलब वो बनाओ, ओ वो वाला बॉन्ड जो है सब जगह इक्वली डिवाइड हो गया, चार्ज भी इक्वली डिवाइड हो गया। अब चाहे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड लेंथ निकालना है, एंगल निकालना है, सब निकाल सकते हो। देखो इसमें एंगल कितने डिग्री का आ गया NO2 पॉजिटिव में? लीनियर शेप हो गई, एंगल आ गया 180 डिग्री। और बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो कितना आएगा NO2 में? बॉन्ड ऑर्डर देखो बेटा, 2 बॉन्ड बन रहे हैं पूरे पूरे, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। लेकिन नाइट्रेट के अंदर आओ, अब देखो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 3 इक्वल में डिवाइड हो रहा है, 120 डिग्री एंगल NO के बीच, एंगल 120 डिग्री। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर निकालो, एक बॉन्ड पूरा का पूरा और एक पाई बॉन्ड 3 ऑक्सीजन में डिवाइड हुआ है, मतलब +1/3, 1.33। तो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर दोनों ही NO2 का ज्यादा होगा। NO2 का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, इसका 120 डिग्री NO3 का। इसको नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं।
नाइट्रोनियम आयन, और NO3 नेगेटिव को नाइट्रेट आयन बोलते हैं। हो सकता है फार्मूला ना देके एग्जामिनर नाम भी दे। तो NO2 का बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा NO3 से, और बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होगा। NO के बीच बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो 2 आएगा। तो आप जो बॉन्ड ऑर्डर है, इस तरह के क्वेश्चन बड़े काफी जो होते हैं प्रोपिशियस होते हैं, तो काफी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। दो थ्योरी को मिला करके, MOT को और रेजोनेंस को मिला के पूछेगा, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह स्ट्रक्चर निकलवाएगा आपको। क्लियर? कोई डाउट पूछ सकते हो? तो आपने बॉन्ड ऑर्डर जब भी पढ़ना है, तो बॉन्ड ऑर्डर पढ़ना है तो MOT थ्योरी और रेजोनेंस थ्योरी मिला के पढ़ना। 2 एटम है तो MOT लगाना, और 2 एटम से ज्यादा है तो आप फिर रेजोनेंस थ्योरी लगाना। ठीक है बेटा, अब मैं लीव कर रहा हूं, और अगर किसी ने पूछना है तो अभी पूछ लो। कोई चीज अगर नहीं आ रही है तो पूछ सकता है। चलो फिर, ओके, मिलेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।